हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रमला का दिमाग काम नहीं कर रहा था। घर पहुंचते ही उसका सामना उसकी सौतेली माँ से हुआ। सारिका ने रमला को देखकर उससे पूछा, रमला बेटी कहाँ से आ रही है? 2 दिन से विक्रम नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कहीं बाहर गया हुआ है? रमला ने कहा, मुझे नहीं मालूम है माँ, मैं अपनी सहेली के घर गई थी। रमला को सारिका का चेहरा देखकर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रही थी कि वह कितनी भोली बन रही है, इसका चेहरा कितना मासूम है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा हुआ चेहरा कितना मक्कार व खतरनाक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। रमला के मन में आ रहा था कि इसके गिरेबान को पकड़ कर पूछूं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जिसके लिए तू मेरे पीछे पड़ी है। वास्तव में इस जैसी औरतों के कारण ही सौतेली माँ का नाम बदनाम हो रहा है। रमला अपने कमरे में जाकर बहुत परेशान हो रही थी। अब वह इसके विषय में अपने पापा से शिकायत करे या नहीं करे। रमला सोच रही थी कि उसके पास इन बातों का कोई मजबूत सबूत भी नहीं है। यदि वह इसकी शिकायत अपने पापा से करेगी तब वह इसका सबूत तो अवश्य मांगेंगे, तब मैं उनको क्या कहूँगी। यदि उसको यह वीडियो मिल जाता तो वह पापा को सब कुछ बता सकती थी। फिर भी रमला अपने पापा को एक बार शिकायत करने का मन बना चुकी थी। अब वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। जब विशाल रात को ऑफिस से घर आया तब वह अपने पापा को शिकायत करने का मौका देख रही थी, परंतु उसे कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि विशाल एक तो ऑफिस से लेट आता था और आकर वह अपने बेटे के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता था। रमला को अपने पापा से मिले हुए कभी कभी 2-2 दिन हो जाते थे। आज भी उसे पापा से मिलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। रमला इंतजार करके अंत में अपने कमरे में जाकर सो गई। रमला की आंखों से नींद बहुत दूर थी। उसको विक्रम की यह बात कानों में गूंज रही थी कि रमला, तू यह घर छोड़कर कहीं दूर चली जाना, नहीं तो तेरी सौतेली माँ तुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। विक्रम की इस चेतावनी को याद करके रमला का बदन एक अनजानी भय से कांपने लगता था। अब उसे सौतेली माँ की वास्तविकता की पहचान हो रही थी। वह सोच रही थी कि यदि आज उसकी माँ जीवित होती तब यह सब नहीं होता। रमला इस डर से जितना दूर निकलना चाहती थी, उसी समय उसके चेहरे के सामने विक्रम का चेहरा आ जाता, मानो वह उसे चिढ़ा रहा हो कि रमला, मैंने तुझे समझाया था लेकिन तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। अब देख तेरी बर्बादी का आलम, और इसे अपने गले लगा ले। रमला साहस करती और कहती, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्या करेगी? अब मैं भी तो देखती हूँ यह कितनी चाल चलेगी। आज विशाल का ऑफिस बंद था। रमला मौका देखकर पापा को घुमाने के लिए नेशनल पार्क ले गई। साथ में सारिका व आकृत भी गए थे। रमला ने चालाकी से सारिका व आकृत को पार्क में घुमाने वाली बस में बैठा दिया। अब वह विशाल के पास अकेली थी। रमला ने मौका देखकर विक्रम द्वारा बताई गई पूरी कहानी सुनाई। विशाल उसको सुनकर बोला, रमला, यह तो किसी फिल्म की कहानी जैसी लग रही है। तू कोई दूध पीने वाली बच्ची तो नहीं? मैं इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता हूँ। रमला, पापा मैं सच बोल रही हूँ। विशाल, देख रमला, तू अपनी माँ पर बदचलन का इल्जाम लगा रही है। मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो तेरी इस मनगढ़ंत कहानी में तेरी ही कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है। पापा प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो। यदि विक्रम झूठा होता मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने आज तक मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। यदि विक्रम सही था तो वे यहाँ से भाग क्यों गया? उसको यहाँ से जाने से पहले जो कहानी बताई है उसका ठोस सबूत देना चाहिए। मैं इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करता हूँ। पापा, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप केवल एक बार विश्वास तो करके देखो। यदि मेरी बात झूठ साबित हो जाए तब आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। देख रमला, अब बहुत हो गया। मैं सारिका के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। अब तो इन बातों को भुलाकर अपनी पढ़ाई में मन लगा। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। रमला, तू अपने मन से इन बातों को निकाल कर जीना सीख। अब सारिका भी उनके समीप आ गई थी। उसने बाप बेटी की बहस के विषय में पूछा। तब विशाल बोला, कोई बहस नहीं हो रही थी, इसकी कुछ गलत फहमियाँ दूर कर रहा था। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा सभी के साथ ही होता है। सारिका को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए वह पूछने लगी,
इस उम्र में ऐसा क्या कुछ हो जाता है, मुझे भी तो समझाओ। सारिका, तुम यहाँ मस्ती करने आई हो, मस्ती करो, ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तुम जानने के लिए लालायित हो रही हो। सारिका आगे कुछ नहीं बोली, वह चुप हो गई। परंतु रमला के दिमाग में खलबली मची हुई थी, क्योंकि आज उसकी बात विशाल ने भी नहीं सुनी। वह भी सारिका को पाक साबित कर रहे थे। रमला आज अपने को इस परिवार में अलग थलग पा रही थी। अब विक्रम की बात को सच होने में उसे कोई संदेह नजर नहीं आ रहा था। विशाल उसके बाद सह परिवार घर वापिस आ गया, लेकिन रमला की बातों ने विशाल को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वह बारात को बेड पर पड़ा हुआ रमला द्वारा कही गई बातों पर मंथन कर रहा था। विशाल का एक मन कह रहा था कि उसे इस विषय पर सारिका से खुले मन से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह चुप रहने से तो बात नहीं बन सकती है। विशाल का दूसरा मन कह रहा था कि उसे सारिका से इस मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसके दिल पर काफ़ी असर पड़ेगा और वह इस तरह नाराज भी हो सकती है। फिर भी विशाल ने सारिका से बात को घुमाकर बात करने की कोशिश की। सारिका, आजकल रमला का क्या चल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि रमला के लिए कोई लड़का देखो, क्या कहीं कोई बात बनी? नहीं, कोई बात नहीं बनी। यदि बात बन जाती तब मैं आपको बता देती। यह कहकर सारिका बात को टालने की कोशिश कर रही थी। विशाल ने भी बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह भी बात को वहीं समाप्त करना चाहता था। उधर रमला भी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे पापा का भरोसा था, आज वह भी टूट गया। अब वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब रमला का दिल यहाँ से कहीं और जाने का कर रहा था, लेकिन लड़की होने के कारण वह अकेली कहाँ जाए। उसे तो उसका प्यार ही अकेला तड़फने को छोड़कर भाग गया था। रमला के मम्मी पापा ने भागकर शादी की थी। इसका सबसे अधिक नुकसान रमला को ही हुआ था। उसे दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, किसी भी रिश्ते का प्यार नहीं मिल सका था। उसको तो उसकी माँ का प्यार भी अच्छी तरह नसीब नहीं हुआ था। अब उसे पापा की नफरत का शिकार होना पड़ेगा। कभी कभी वह सोचती कि ऐसी जिंदगी किस काम की, इससे छुटकारा पाने को जी करता था। सारिका ने सलोनी से विक्रम के विषय में पूछा, तब वह बोली, वह 3-4 दिन से नजर नहीं आया है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ दिखा रहा है। उन दोनों को चिंता हो गई। रमला ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताया है, न मुझे मालूम वह कहाँ है। विशाल को जब से रमला ने सारिका पर इल्ज़ाम लगाया था, तब से वह बहुत परेशान रहने लगा था। अब वह जल्दी ही रमला के हाथ पीले करना चाहता था, परंतु विशाल को कोई लड़का नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी यहाँ कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी और जानकारी भी नहीं थी। विशाल ने रमला की शादी के लिए सारिका से भी कहा था, क्योंकि सारिका की इसी शहर में बहुत सी रिश्तेदारियां थी। अब सारिका भी इस कार्य में लग गई थी। एक दिन सारिका के पास उसकी बहन की बेटी का फ़ोन आया कि मौसी, मेरा एक जेठ है, उसकी पत्नी का एक हादसे में स्वर्गवास हो गया है, उसके 2 बच्चे हैं। तेरी नज़र में कोई गरीब लड़की हो तो बताना, खर्चा भी कर देंगे, बच्चे छोटे हैं, कोई गरीब घर की लड़की बताना। सारिका को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब उसने विशाल को उस लड़के के साथ रमला की शादी की सलाह दी। पहले तो विशाल मना करता रहा। जब सारिका ने उस पर अधिक दबाव बनाया तब वह तैयार हो गया और दोनों ने बिना रमला को पूछे ही शादी तय कर दी। विशाल भी अब किसी भी तरह रमला को अपने घर से दूर करना चाह रहा था, क्योंकि अब उसे रमला व सारिका की आपस की फसाद का अंदाजा हो गया था। इसलिए वह डरने लगा था, अब इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी तब परेशानी बढ़ जाएगी। यही सोचकर उसने शादी तय कर दी। सारिका को इससे बहुत लाभ हुआ था। उसे इस शादी को सफल कराने के लिए 2 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। विशाल जानता था कि यदि रमला से पूछकर शादी तय की गई तब रमला इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। विशाल को सबसे अधिक फायदा यह हो रहा था कि यह शादी बिना दहेज के हो रही थी। विशाल को दहेज देने के लिए किसी से उधार मांगना पड़ता। विशाल यह भी जानता था कि यहाँ मुंबई में उसे कोई भी उधार नहीं दे सकता था। इसी लोभ में उसने यह शादी तय कर दी। यह लड़का रमला से 8-10 वर्ष बड़ा था। अब विशाल को यह चिंता हो रही थी कि रमला को कैसे बताया जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सारिका ने ही समझाया कि रमला को किसी बहाने से होटल में लड़का दिखाने का बहाना बनाकर ले चलते हैं और वहीं शादी के फेरे करवा देंगे। विशाल ने रमला को सुबह ही बताया कि आज हमें एक होटल में एक परिवार से मिलने चलना है। विशाल व सारिका उसके लिए शादी जैसे कपड़े भी ले आए थे।
रमला को बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे आज ही बताया जा रहा है। इस पर विशाल ने बताया कि उनका कल देर रात को ही फ़ोन आया था, तू सो गई थी इसलिए तुझे जगाना ठीक नहीं समझा। अब तू तैयार हो जा, तेरी माँ की ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाली एक लड़की के साथ जान पहचान है, वह तुझे तैयार कर देगी। सारिका ने विशाल को इस तरह फंसा लिया था कि वह जैसा सारिका बता रही थी वैसा ही कर रहा था। सारा प्लान सारिका के द्वारा ही बनाया गया था। विशाल केवल एक मोहरा था, चाल तो सारिका ही चल रही थी। उधर सारिका ने सलोनी का मुंह बंद करने के लिए उसे लोभ दे दिया था, जिसे वह चुप होकर बैठ गई थी। अब सारिका को अपना प्लान सफल होने की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रमला वहां पहुंचकर कोई फसाद न कर बैठे। सारिका ने अपनी जानकार की लड़की को बुलाकर रमला को तैयार करवा दिया और समय पर रमला को लेकर होटल रवाना हो गई। होटल में सब इंतजाम लड़के वालों ने किया हुआ था। वहां पहुंचकर सारिका ने इशारे से ही उनको समझा दिया था कि किस तरह सभी तैयारी रखनी है। विशाल को कुछ नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी साजिश रची गई है। वह तो मुख बनकर सब एक मशीन की तरह काम करता जा रहा था। विशाल से सारिका ने होटल के इंतजाम के लिए खर्चे के नाम से पैसे भी लिए थे, जबकि सारा इंतजाम लड़के वालों ने ही किया था। सारिका विशाल को हर जगह से ठग रही थी। होटल में लड़के वाले भी आ चुके थे, सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सारिका ने रमला को चाय के साथ ऐसा पेय पिला दिया था जिससे उसका दिमाग भी अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहा था। रमला को जैसा सारिका करने को कहती थी वह वैसा ही कर रही थी। वह केवल अपने हाथ पैर ही हिलाने में सक्षम थी, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ क्या चल रहा है। सारिका बहुत ही चतुराई से सभी रस्म जल्दी ही पूरी करवाने की कोशिश कर रही थी। होटल में बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था। विशाल ने अपने ऑफिस के दोस्तों को भी इनवाइट नहीं किया था। उसने ऑफिस में केवल इतना ही बताया था कि आज लड़का लड़की को आपस में मिलवाने का प्रोग्राम है, इसलिए विशाल, सारिका व रमला ही आए थे। इसी तरह वर पक्ष से भी बहुत कम लोग थे। कुछ समय में ही वहां एक मंडप का इंतजाम करवा दिया गया और एक पंडित जी ने शादी की रस्म शुरू करवा दी। कुछ ही समय में रमला व विवेक की शादी हो गई। रमला ने विवेक के साथ 7 फेरे भी ले लिए। यह पूरा कार्यक्रम बिल्कुल फिल्मों की तरह पूरा किया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। पूरे कार्यक्रम की फोटोग्राफी भी करवाई गई थी, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सके। पंडित जी अपना काम पूरा करके अपनी तय की गई दक्षिणा लेकर चले गए। उनको तो अपनी दक्षिणा से मतलब था और बातों से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। सभी रस्में पूरी होने के बाद रमला अपनी ससुराल चली गई। उसकी ससुराल में केवल उसका पति ही रहता था। परिवार के अन्य सदस्य दूसरे मकान में रहते थे। वहां पर रमला के पति विवेक का छोटा भाई दूसरे मकान में अपनी पत्नी व बच्ची के साथ रहते थे। आज विवेक के मकान को साधारण तरीके से सजाया गया था। रमला को तो अपनी शादी की कोई जानकारी नहीं थी, वह तो केवल नशे जैसी हालत में थी। रमला को एक फूलों से सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया था। एक औरत आकर वहां खाना रख कर बोली, बेटी खाना खा लो। रमला को कुछ होश आया और वह उस औरत से पूछने लगी, आप कौन हैं, मैं कहाँ पर हूँ। उस औरत को रमला की इस तरह की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोली, बेटी यह तेरी ससुराल है। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसको जितना काम करने को बोला गया था उतना कर दिया और वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। रमला अकेली बैठी रही। कुछ देर बाद रमला को नींद आने लगी और वह वहीं लेट गई। रात को विवेक शराब के नशे में आया। उसने रमला को सोई हुई देखकर एक भद्दी गाली देते हुए बोला, आज सुहाग रात है और तू सो रही है, चल उठ। लेकिन रमला पर उसकी इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह जैसी थी वैसी ही लेटी रही। विवेक ने रमला को गालियां देकर 2-3 बार आवाज़ दी। जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तब वह कुछ नाराज हुआ और रमला को पकड़कर बैठा दिया। रमला केवल शरीर से वहां बैठी थी, उसको बिल्कुल होश नहीं था। वह सब सुन रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।